मनोहर लाल जी से अनुरोध है कि आप अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें और जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय जी का। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री कृष्ण पवार जी। कृष्ण पवार जी का एक परिचय मैं और कराना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय अगर मैं कहूं बड़े लाइटर वेन में कि अर्ध ऊर्जा मंत्री थे। क्यों थे कि ऊर्जा मंत्री तो मैं स्वयं था, लेकिन मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सतवान नहीं होती है कि वो सब विषयों पर खास करके विधानसभा में जो प्रश्नों का उत्तर देना होता था तो उसको समय मिले, तो मुख्यमंत्री को छूट होती थी कि अपने विभाग के लिए किसी न किसी को डिप्यूट कर दें कि प्रश्नों का उत्तर दें। तो मैं इनको डिप्यूट करता था कि आप ऊर्जा विभाग के सब प्रश्नों का उत्तर दे के आना, तो हुए ना अर्ध ऊर्जा मंत्री। और उसका भी एक विशेष कारण है, राजनीति में ये बाद में आए, लेकिन राजनीति में आने से पहले ये हरियाणा के ऊर्जा विभाग में कर्मचारी थे, ऐसा ही ना, यही थर्मल प्लांट पानीपत में, तो इनका बड़ा अनुभव है। ऐसे हमारे अनुभवी हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ में बहुत ही विषयों में से किस प्रकार से अपने टारगेट को अचीव करना है पावर डिपार्टमेंट में, ऐसे हमारे दोनों अधिकारी, बल्कि तीनों अधिकारी, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा विभाग के सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी और एडिशनल सेक्रेटरी सह सचिव जिसको कहना चाहिए श्री आकाश त्रिपाठी जी के साथ में हरियाणा के हमारे जो पावर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, ऊर्जा सचिव हैं श्री AK सिंह जी। AK सिंह का भी हमारा बहुत पुराना परिचय है, 10 साल चुके इकट्ठे काम किया। मुख्यमंत्री के नाते मैं हरियाणा में काम करता तो कई विभागों में AK सिंह ने काम किया, और साल भर में हमारे जो ऊर्जा विभाग के केंद्र में इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तीनों ही अधिकारी बहुत ही ऊर्जावान अधिकारी हैं। तो ऊर्जा से जुड़ा हुआ पूरा ये तंत्र, और हमारे चीफ इंजीनियर जो इस समय में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में खास करके BWD के सारे इशू को, एनर्जी एफिशिएंसी के इशू को बढ़ाने वाले श्री धीरज श्रीवास्तव जी जो चीफ इंजीनियर हैं, और मेरी जो IAS मेरे समय में डिप्टी कमिश्नर बहुत जिलों में रही है, कई जिलों में वर्षों तक, श्रीमती प्रियंका सोनी जो भी हरेडा का काम देख रही है हरियाणा का, जिन्होंने व्यवस्था में आज सारे इस कार्यक्रम को बहुत बखूबी अच्छे प्रकार से निभाया है, किया है। और साथ ही हमारा सारा जिला प्रशासन, उपस्थित सभी उद्योग जगत के हमारे धुरंधर साथी, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण, MSME सेक्टर के हमारे उद्योगपति, सभी अन्य बंधुओं भाई बहनों, आज का यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, और वो भी पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर। पानीपत का इतिहास, क्योंकि देश भर के लोग आए हैं, उनको बहुत को दूर दूर से पता रहा होगा कि पानीपत क्या है, क्या इसकी विशेषता है। खास करके दक्षिण से जो लोग आए हैं, कभी पानीपत में नहीं आए होंगे, पहली बार आए होंगे। यार इंडिपेंडेंट दिस तमिलनाडु पीपल के यार के रेज योर हैंड्स। तमिलनाडु, देखो 3 लोग तमिलनाडु से भी आए हैं, ऐसे ही आंध्रा से भी आए हैं, इसी प्रकार उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं। तो पानीपत की धरती अपने आप में, जहां इस देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई, देश के ऊपर आक्रमणकारियों को रोका गया, डांटा गया, तो ऐसी ये पानीपत की ऐतिहासिक धरती है। और वहां इस प्रकार का एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। देश में विषय बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक ये अपना भारत, अपना देश विकसित भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है,
बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो, आज ट्रिलियन डॉलर्स के नाते से नापी जाती है ये। अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स हम 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। और 1947 तक 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान है 17 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है, और जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री होगा, रोजगार होगा, और इंडस्ट्री रोजगार जब इसका ध्यान करते हैं तो इसका अगर केंद्र बिंदु कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी आता है, रोजगार में व्यक्ति भी लगते हैं, मशीनरी भी लगती है, लेकिन अगर कोई एक सेंट्रल फिगर ऐसा एलिमेंट कोई कहेंगे तो वो है पावर। पावर के बिना क्या संभव है बढ़ना? आज वो जमाना चला गया जब हाथ से हम इंडस्ट्री बनाते थे, भट्ठी में झोंक करके, और जो हमारे ये स्मालका में फाउंड्री थी जहां कोयले से सब काम हो जाता था, लेकिन आज बिना पावर के हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। और पावर की इतनी उपयोगिता, इतनी आवश्यकता, इतनी नीड बढ़ती जा रही है, तो इसकी आपूर्ति ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं अगर एक स्टेट के नाते हरियाणा की बात करूं तो 2014 में हमने जब सत्ता संभाली उस समय 9000 मेगावाट की आवश्यकता होती थी, और मोर और लेस हमारी उतनी प्रोडक्शन हो जाती थी। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट ही थे और तो कोई साधन था नहीं। बाद में आवश्यकता बढ़ने लगी तो ये आया कि हमें किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश भर का आह्वान, दुनिया भर का आह्वान है। तो हमारे यहाँ उतने साधन नहीं थे, लेकिन हमने बाहर से खरीदी, सब किया, लेकिन थर्मल पावर को कम से कम यूज किया जाए। आज वही थर्मल पावर हमारे हैं, एक भी हमने नया बढ़ाया नहीं पिछले 10 साल में, मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर की आवश्यकता नहीं बढ़ी। आज पावर की आवश्यकता एक से ठीक करेंगे, अगर आंकड़ा ठीक ना हो तो 16,000 मेगावाट की आवश्यकता है। पीक आवर्स 9,000 से 16,000 मेगावाट है। लेकिन इसको पूर्ति हमने कैसी की, कहां से की? या तो हाइड्रो से आसपास से प्रदेशों से ली, मार्केट से खरीदी, रिन्यूएबल की। अब नए प्रोजेक्ट लगे हैं जिसके अंदर थर्मल पावर हाउस यमुनानगर का शिलान्यास हो गया है। ऐसे ही गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वो भी कुछ सालों में पूरा होने वाला है। हमारे यहाँ हाइड्रो की अपनी स्थिति नहीं है, रिन्यूएबल में ना विंड की है ना सोलर की है, लेकिन अन्य तरीके सोलर के हमने अपनाए, सारे देश भर में अपना रहे हैं। केवल हरियाणा की बात नहीं, मैं सारे देश भर की बात कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजें भी आगे बढ़ाई है। सोलर में जैसे सूर्य घर, मुफ्त बिजली घर योजना है, कुसुम योजना है, इन सोलर इन्वर्टर्स है। तो इस प्रकार से ये सारे काम आगे किए हैं। सब जब आगे बढ़ रहे हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, पूरा डिपार्टमेंट पूरे देश में सब यानी उद्योगपति भी, इंडस्ट्रियल वाले भी, जितने भी स्टेक होल्डर सब लगे हुए हैं। लेकिन 2 विषयों की चर्चा बहुत ज्यादा, जो आज से नहीं, आज से पिछले 20 साल से शुरू हुई है, वो है, एक है ऊर्जा दक्षता, जिसके लिए आज हम सारा काम कर रहे हैं, और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोनों विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि लिमिटेशन है एक तो हमारी ऊर्जा की, आखिर ऊर्जा कितना हम पैदा करेंगे, कितनी बढ़ाएंगे। तो क्यों नहीं अपने ऊर्जा को उपयोग जहां होती है उन चीजों का एफिशिएंसी बढ़ाएं, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। तो बड़ी चीज तो उद्योग है, उद्योग के अंदर हम अपनी मशीनरी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होकर के मशीनरी को हम बनाएं, जो आज का मुख्य विषय है। मशीनरी वही है, काम उतना ही करना है, लेकिन क्या जितनी हम बिजली पैदा करते हैं उसमें 10% से लेकर 50% तक हम इसका बचत कर सकते हैं? क्या होती है, हो सकती है, जिसके लिए ये सैकड़ों
टाइप के जो क्लस्टर्स और सेक्टर्स जो बताए हैं, 15-16 प्रकार के सेक्टर्स हैं जिसके आप सब लोग यहाँ आए हैं, इस सब में ही कुछ ना कुछ उपयोग हो सकता है। आज जो एक ब्रोशर का अभी लॉन्च किया गया है, उस ब्रोशर को मैं देख रहा था कि उसमें सारे सेक्टर्स में दिए गए हैं और ये संख्या में 69 है। तो 69 तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये अलग अलग सेक्टर की दिख रही है। तो उसमें जैसे अब क्योंकि हरियाणा में खड़े हैं, थोड़ा हरियाणा के साथ जोड़ के मैं कहूंगा, तो इसमें हरियाणा के भी 4 जिलों के अंदर बताया गया है कि करनाल के अंदर केमिकल्स का एक जो सेक्टर है उसमें उद्योग ज्यादा है। तो 30 से 40% मेम्ब्रेन फिल्टर प्रेस, यदि इसको टेक्नोलॉजी को हम बदलते हैं तो 30 से 40% बिजली इसको हम बचत कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी में ला सकते हैं। कैथल में फूड प्रोसेसिंग, इसमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग क्योंकि बहुत होती है उसके अंदर, तो उसको अगर टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करते हैं तो इसमें 30 से 50% बिजली की बचत कर सकते हैं। और तीसरा जिला इसके अंदर लिखा गया है अंबाला, लो थर्मल मास कार्व इंटरनल किलन, यानी ग्लास और सिरेमिक जो बनाते हैं, तो ग्लास और सिरेमिक के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी है, लो थर्मल मास कार्व इंटरनल किलन। इसमें भी हम 13 से 15% बचत कर सकते हैं। ऐसे ही पानीपत में हम जब जानते हैं कि टेक्सटाइल का ये घर है, इसके अंदर भी गैस फायर्ड स्टेंटर्स, हाई स्पीड कार्डिंग मशीन, ऑटोलूम, अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी, ये सब अगर उपयोग करते हैं तो 30 से 50% की बचत हम बिजली में कर सकते हैं। तो ऐसे सब जिलों में अलग अलग, चाहे पल्प एंड पेपर की इंडस्ट्री हो, स्टील रिकास्टिंग हो, मशीन टूल हो अथवा फाउंड्री हो, या पानीपत में फाउंड्री भी समालखा में बहुत है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। लॉस्ट फोम कास्टिंग टेक्नोलॉजी, अब मैं कोई टेक्नोलॉजी का टेक्नीशियन नहीं हूं, नाम पढ़ के बता रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को हो सकता है मेरे से ज्यादा जानकारी हो, लेकिन इसको अगर लगाएंगे बिजली की बहुत बचत होगी। इस बचत से हमारी अपनी कॉस्टिंग कम होगी, प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर कॉस्टिंग का लोड कम होगा, जनता में चीज सस्ती जाएगी। बिजली अगर कम होती है तो उसी बची हुई बिजली के अंदर नया उद्योग लगा सकेंगे। और इसके अंदर फिर साथ में जो दूसरा विषय है वो है, जैसे मैंने बताया, एनवायरमेंट फ्रेंडली हमको होना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये भी अपने हम एक दूसरा विषय, इस पर भी आगे अगर बढ़ना है तो बिजली को हमको कम उपयोग करने के लिए आगे आना होगा। बिजली कम उपयोग करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए केवल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि जैसे बिल्डिंग्स, ईसीबीसी, इस पॉलिसी पर जाने के बाद बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए ताकि कम बिजली खर्च करके हम सर्दियों में अपने मकान को गर्म रख सकें, गर्मियों में अपने मकान को ठंडा रख सकें। क्योंकि आज हम अपने जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, जो हमारे घरेलू उपकरण हैं, उसी से हम गर्म और सर्द करते हैं। मैंने पिछले दिनों में एयर कंडीशनर के बारे में कहा था कि हम एयर कंडीशन चलाते हैं गर्मियों के अंदर, तो आदत क्या बनी है कई घरों के अंदर कि 16 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर कर लेंगे और रजाई ओढ़ के सोएंगे। कितने लोगों का अनुभव है ये घर के अंदर? हम नहीं तो हमारे परिवार में बच्चे महिलाएं वो करते होंगे। इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या हम इसको 20 डिग्री से नीचे हम कूलिंग नहीं करेंगे और कभी सर्दियों में वार्मिंग करनी होगी तो 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं करेंगे, ये बात अगर तय की जाए तो कितने लोग सहमत हैं इसमें? सब सहमत। कर देना चाहिए। लाइट बंद नहीं करो तो नींद नहीं आएगी, तो बंद करनी मजबूरी है। यानी इन बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीज है। स्ट्रीट लाइट है, अब जहां मैनुअली उसके स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो कई बार तो दिन में सूर्य निकला था तब भी लाइटें जली हुई है। कई बार रात को रात हो जाती है, लाइट जलाना ही भूल जाता है आदमी, क्योंकि आखिर तो वो वर्कमैन ही है, कुछ भी गलती हो सकती है। क्या उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जैसे ही इतनी लाइट आएगी, ज्यादा लाइट होगी तो अपने आप ऑटो स्विच हो जाएगा। इतने टाइप का अंधेरा इस लाइट का कम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। इससे अपने आप यानी एनर्जी एफिशिएंसी आ जाएगी।
तो ये सारी चीजें जैसे घरेलू अप्लायंसेस में, बिल्डिंग्स में जरूरी है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में भी जरूरी है। अभी मुझे पिछले दिनों में रेलवे मंत्री मिले, उन्होंने कहा कि हमने एक चीज तय कर दी है जो पहले नहीं थी कि अब रेलगाड़ी में जो एसी का डिब्बा है 24 डिग्री टेम्परेचर होगा, न 23 होगा न 25 होगा। अब आप अनुभव करते होंगे, नहीं तो कभी कभी तो वहां भी रात को बुला करके ठंडा ज्यादा हो गया, अभी जरा हीटिंग ठीक करो, इसका टेम्परेचर ठीक करो। अब कोई जरूरत नहीं करने की, बहुत बड़ी बिजली की बचत होती है। लेकिन वो जितना पोर्शन है वो कम है, ज्यादा उसका जो पोर्शन इसमें एनर्जी एफिशिएंसी का वो है आपकी इंडस्ट्री। तो इसमें आज इतना ही है कि हम अपने अपने इंडस्ट्री में जो जो सेक्टर है उसमें जहां जहां टेक्नोलॉजी का सुधार करके हम इसको कर सकते हैं, इसमें हमको आगे आना चाहिए। और अगर हम आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ये जो आदित्य स्कीम चलाई गई है, आदित्य जी की जो फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। नाम आदित्य छोटा है लेकिन अर्थ इसका बड़ा है। तो हम लोग इस पर बहुत गंभीरता से, और खास करके एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई का जो हमारा पोर्शन है ये देश में बड़ा पोर्शन है। आज 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई की इंडस्ट्री है सारे देश में, 11 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं। हमारी आवश्यकताओं का अधिकांश जो उपयोग की वस्तुएं हैं या जो हमारी इंडस्ट्री में लगने वाली है या इवन एक्सपोर्ट में है, वो एक्सपोर्ट की चीजें भी एमएसएमई के माध्यम से जाती हैं। एक नया चैलेंज आने वाला है, वो क्या आने वाला है, खास करके जो एक्सपोर्टर्स हैं, पानीपत से एक्सपोर्ट बहुत होता है टेक्सटाइल का, और भी इंडस्ट्री का होता ही है। बहुत देशों ने अब ये तय किया है कि आगे चल करके वो उन्होंने अपने अपने सन तय कर लिए कि किस सन में कब काम करेंगे, कि जो ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट होगा वही अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। अर्थात आपकी जो फॉसिल एनर्जी है वहां आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपको या तो फैक्ट्री बंद करके स्थान बदलना पड़ेगा या वहां तक ग्रीन एनर्जी लानी पड़ेगी। तो इस काम में हमारा जो डिपार्टमेंट है पूरा काम कर रहा है। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम से हम ठीक कर रहे हैं, जनरेशन में भी ठीक कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी कैसे ज्यादा से ज्यादा आए उसके टारगेट्स तय कर लिए हैं। और जिस दिन ये होगा उस दिन मजबूरी हमको अलग से ग्रीन कॉरिडोर्स ये बनाने पड़ेंगे। तो ये विषय बहुत गंभीर विषय है, छोटा विषय नहीं है। इसमें केवल किसी एक व्यक्ति नहीं, टोटल मिलाकर के इंडस्ट्री पूरी को या पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपने अपने तरीके से जिसमें वो कर सकता उनको उसमें भाग लेना पड़ेगा। और उसके अंदर बिजली की खपत को कम करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी को लाना पड़ेगा। और हमारा टारगेट यानी हमारा जो उत्पाद है, प्रोडक्शन हमको कम नहीं करनी है, प्रोडक्शन तो बढ़ानी है, लेकिन रेशो पावर वर्सेस प्रोडक्ट, ये रेशो को ठीक करने पड़ेगी कि कम पावर से ज्यादा हमारा टारगेट कैसे बन सकता है। एक विषय है कि वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर, इसको क्या कहेंगे, जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ पावर, ये डबल करनी है हमको। अभी जो हम 10% से 30% 40% तक कर रहे हैं, तो ये जब तक ऑन एवरेज 50% कम नहीं कर लेंगे तब तक वो दर डबल नहीं हो सकती। डबल करनी है, ये दुनिया का टारगेट लोगों ने अपने आप भी तय करना शुरू किया। उसके लिए सारे प्रोग्राम बनाए हैं और खास करके G20 जो अभी नई दिल्ली में हुआ, सारे दुनिया के लोग आए तो वहां एक घोषणा पत्र हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन, उसके अंदर ये शामिल किया गया है। इसके ऊपर हमको सबको ध्यान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमारा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है BEE, इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इस बहुत पहले से 15-20 साल से इस अभियान में लगे हैं। सबसे पहले स्टार रेटिंग लेके आए कि हर एक अप्लायंस के स्टार रेटिंग में, हरियाणा में जब पंप्स का स्टार रेटिंग का विषय आया तो 5 स्टार ही लगाएंगे, इसे नीचे नहीं लगाएंगे, थोड़ा शोर भी मचा। लेकिन मेरे जैसा आदमी जब कोई चीज को दृढ़ निश्चय करता तो लोग कहते हैं जिद्दी आदमी है, इसको छोड़ता नहीं है। तो किसानों ने भी बहुत शोर किया कि 5 स्टार में तो हमको दिलवाएंगे, बहुत पैसा लगेगा और हम कहाँ से लाएंगे, हम तो सामान्य अपनी मोटरों को लोकल मेड लेकर के अपना काम चलाते हैं। उसमें सहायता भी दी, सब कुछ किया, लेकिन 5 स्टार होगा तो कनेक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब उसमें से बचत उनकी भी हुई, उनकी कम हुई। कारण क्या कि बिजली का जो पैसा तो किसान को देना नहीं पड़ता, कौन देती है? सरकार।
उनको तो फर्क पड़ा नहीं, उनको तो इतना जरूर था कि हमारी मोटरों का पैसा ज्यादा लगने लग गया। हमने सहयोग करके करा के, लेकिन चूंकि कनेक्शन चाहिए था, मजबूरी थी, इसलिए वो लगाया, उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इसी प्रकार से भवनों का जैसे मैंने बताया तो नॉर्म्स तय की, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए भी पैट योजना, जिसके अंदर नए नए नवाचार वो किए गए और उसको जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किए हैं, उसी के अंतर्गत आज ये जो एनर्जी एफिशिएंसी के इंडेक्स के हिसाब से जो अवार्ड देने की बात शुरू की, जो आज बहुत से लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, ये कार्यक्रम शुरू किया। इसमें से जागरूकता बढ़ाई गई है और बड़ा जो मैं कह रहा था कि एनवायरमेंट एफिशिएंसी, उसको बढ़ाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं लगातार। जैसे आरई के ऊपर आएंगे तो ये एनवायरमेंट के लिए ही है। पेरिस एग्रीमेंट में जो 2016-15 में हुआ था, उसके अंदर टारगेट्स तय किए सबने, एनडीसी अपने, कि हम इतने % तक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेंगे। हमने भी अपने टारगेट दिए हुए हैं। 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन इस देश में लाएंगे। हालांकि दुनिया के देशों ने और थोड़ा सा जल्दी भी किया हुआ है, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी तो एक बड़ा खतरा मानवता के लिए भी है। जिससे पीछे कोविड आ गया था, तरह तरह की शंकाएं होने लग गई थी, पता नहीं दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक सीमा से ऊपर बढ़ गई तो फिर हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारा क्या हाल होगा, कल्पना करना ही कठिन है। एक विषय चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग इसका भी जो धीरे धीरे बढ़ रही है गर्मी, हमको महसूस शायद नहीं होती है, लेकिन आज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये एवरेज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। अब वो 1.5 डिग्री कब से है ये तो पता नहीं हमको। 1.5 डिग्री से कब से नापी गई है? 1800 सन में, मतलब चाहे 125 साल में बढ़ी होगी, लेकिन 125 साल बढ़ने के बाद भी अगर ये 1.5 डिग्री बढ़ी है, खतरा 2 डिग्री के बाद तो खतरा ही खतरा है। तो हमारे पास स्कोप बहुत कम है। इसको अगर हमने नहीं रोका तो इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, पहाड़ों पर आज जो ग्लेशियर हैं दुनिया भर के, बहुत बड़ी संख्या में ग्लेशियर्स हैं, वो 1-1.5 डिग्री के बाद तो बड़ी संख्या में पिघल जाएंगे। पिघल करके पानी उसका नीचे आके समुद्र में बहेगा या बाढ़ लाएगा, और फिर बाद में पानी की जरूरत होगी तो पानी का संकट हो जाएगा, हमको मिलेगा भी नहीं। हम केवल बरसात के पानी पर नहीं जीते, हम उन ग्लेशियर से पानी धीरे धीरे जो साल भर आता है उस पानी का उपयोग करके जीते हैं। और अगर एक साथ पिघल गया, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा है। तो इतने चैलेंजेस आम आदमी को ये पता नहीं होते। मैं तो केवल इस कार्यक्रमों के माध्यम से जब भी कोई ऐसी जानकारी आती है तो हमको सामूहिकता से इन चीजों पर काम करना होगा, और सामूहिकता से यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी सेवा तो करेंगे ही करेंगे, अपने समाज की, देश की, प्रदेश की, अपने सेक्टर की, इंडस्ट्री की और विश्व की, मानवता के प्रति भी हमारा जो दायित्व है उसको भी हमको पूरा करना है। और ये करते समय कभी कभी हम बहुत एकांगी हो जाते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं कि अगर ये करूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, ये करूंगा हो सकता है कुछ समय के लिए मेरा उत्पाद कम हो जाए, मेरी इनकम कम हो जाए, या ये नहीं करूंगा तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। तो ये जो भौतिकवादी बनकर हम सोचते हैं, इससे अपना अकेले का भला हम कर सकते हैं। कभी कभी इंडस्ट्री भी सोच लेती है कि ये करेंगे तो अनवायबल हो जाएगा। अनवायबल कुछ नहीं होता। कोई चीज सभी मिलकर के अडॉप्ट करते हैं तो समाज उसको स्वीकार कर लेता है। आज अगर 10 रुपए की कोई चीज आ रही है, एक इंडस्ट्री वाला उसको 12 रुपए कर देगा, नहीं बिकेगा। और अगर सब मिलकर उसको 12 कर देंगे तो क्या बिकेगा ना। कई बार लोग कहते हैं हमारी इंडस्ट्री पर टैक्स बहुत ज्यादा है, 18% जीएसटी है, बहुत ज्यादा है, कम कर दो। मैंने कहा भाई आपको कौन से जेब से देना, ये 18% हो या 28% हो तो पूरी इंडस्ट्री पर लग रहा है। समस्या तब थी जब एक फैक्ट्री वाला देता था, दूसरे वाला दुकानदार वो नहीं देता था, तो समस्या थी जो नहीं देता उसका माल बिकता है, जो देता उसका नहीं बिकता है, तब कंपटीशन बनता था। लेकिन आज जब से जीएसटी आया है तब से कोई अंतर रहा है?
कोई चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए सब बराबर होगा। तो इन चीजों की चिंता हमको नहीं करनी है। ओवरऑल प्रदेश के हित में क्या है, इंडस्ट्री के हित में क्या है, देश के हित में क्या है और वर्ल्ड वाइड मानवता का वेलफेयर क्या है, ये हमको एक मानस बनाना पड़ेगा। और मानस जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों के प्रति हम भी आवाज उठाना शुरू करेंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे, नहीं भी सबको मिलकर करना है। मेरा तो इतना ही कहना है कि स्कीम जो आदित्य बनाई गई है, जिसके अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें प्राप्त ऑडिटिंग होगा, उस ऑडिटिंग में आपको एक लेवल पर आकर के अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसमें आपको इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा। जो आपकी मीडियम इंडस्ट्री है उसको शायद 5% है या 3% है, स्मॉल और माइक्रो उसको 5% होगा। तो ये 5 साल तक या 3 साल तक, कब तक स्कीम है? 3 साल 3 साल तक एक बार शुरू की है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपया अभी इसके लिए सैंक्शन किया है। तो इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जिधर एक ट्रेंड होगा उस हिसाब से जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इसको इमीडिएटली सबको स्वीकार करके और आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।